अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अभी हम डायनामिक विस्कोसिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। यहां देखते रहना है, केवल यहां देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ये V के ऊपर ऐसे ऊपर टेल, V है ये, V के ऊपर इस तरीके से टेल, ऐसे पूंछ इस तरीके से टेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। कैसे पढ़ते हैं, न्यू, NEU, न्यू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब ये होता क्या है, अच्छा ये दो चीजों का रेशियो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है दो चीजों का रेशियो, दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो, ठीक है। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, एक है म्यू, एक है रो। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कुछ हमने इस तरीके से डिफाइन करा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये दो चीजों का रेशियो है, कितनी चीजों का रेशियो है, दो चीजों का रेशियो है, ठीक है। तो हमने लिख दिया न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट अगर मैं एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है, म्यू की यूनिट क्या होती है, पास्कल। म्यू की यूनिट होती है पास्कल सेकंड, क्या होती है, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड। डिवाइडेड बाय रो की यूनिट क्या होती है, रो क्या है, डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा आप इसको अगर आप पास्कल को खोल देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और फिर न्यूटन को खोल देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट आ रही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। किसकी यूनिट आ रही है ये, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अच्छा अब इस मीटर स्क्वायर पर सेकंड को अगर कई बार क्या करता है, कई बार क्वेश्चन में कर देता है, कई बार क्वेश्चन में कर देता है कि वो देता था सीजीएस यूनिट, क्योंकि ये दो टर्म्स ऐसी हैं यहाँ पे, एक डायनामिक विस्कोसिटी और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि इनकी सीजीएस यूनिट बहुत यूज होती है क्वेश्चन में, बहुत यूज होती है, कई बार पूछी भी जाती है। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, अच्छा सीजीएस के केस में मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। और सेकंड किस में रहेगा, सेकंड में ही। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो लिखूंगा मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बाय सेकंड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो जाएगा, ये समझ में आई बात। अच्छा ये हो गया यहाँ पे 10 टू द पावर 4, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही बोलते हैं स्टोक। क्या बोलते हैं इसको, स्टोक। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, स्टोक। तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टोक्स, 10 टू द पावर 4 स्टोक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में स्टोक में दिया रहता है क्वेश्चन, स्टोक में दिया रहता है क्वेश्चन। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्ट्रोक्स, 10 टू द पावर 4 स्ट्रोक्स। अच्छा कई बार बोला जाता है कि यार इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। अच्छा ये दो चीजों का रेशियो है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, कि किसी फ्लूइड में मोमेंटम कितना फास्ट डिफ्यूज हो रहा है, किसी फ्लूइड में मोमेंटम जो है वो कितना फास्ट डिफ्यूज हो रहा है, उस कितना तेजी से उस सिस्टम में, उस फ्लूइड में मोमेंटम जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, कितना फास्ट किसी सिस्टम में मोमेंटम डिफ्यूज हो रहा है, फैल रहा है। इस चीज को रिप्रेजेंट करता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि इसमें दो टर्म है, ये टर्म कुछ और शो करती है, ये टर्म कुछ और शो करती है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट ये शो करता है क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब एक बात और, अब जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड्स की ज्यादा होती है किससे, गैसेस से। विस्कोसिटी जो होती है वो लिक्विड्स की ज्यादा होती है किससे, डेफिनेट है कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी गैसेस की विस्कोसिटी से ज्यादा होगी। लेकिन यहां पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड की गैस से ज्यादा भी हो सकती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड गैस से कम भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये दो चीज का रेशियो है, क्योंकि ये दो चीज का रेशियो है। किस किस का रेशियो है, म्यू और रो का। लिक्विड्स के केस में डायनामिक विस्कोसिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है, सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लिक्विड्स के केस में
ये रो भी तो ज्यादा होता है ना फिर लिक्विड्स का, लिक्विड की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अब डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा वाली टर्म नीचे है, तो ये फिर ये ओवरऑल स्ट्रीम को कम कर देगी ना। तो कई बार क्या होता है लिक्विड्स की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा भी होती है गैसेस से, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स कम भी होती है गैसेस से। तो ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में सारी चीजें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये रहा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट इस तरीके से, ये आप लोग खुद करोगे, इसको खोल के देखोगे, ये लेके आओगे, इसको चेंज करेंगे हम किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के स्ट्रोक बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। और मीटर स्क्वायर पर सेकंड और स्ट्रोक का रिलेशन होता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्ट्रोक्स, ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं एक और चीज जो कई बार पूछी चली जाती है पेपर में, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटीज ऑफ फ्लूइड। हमारे पास दो विस्कोसिटी है यहाँ पे, कौन कौन सी विस्कोसिटी है, एक है डायनामिक विस्कोसिटी और दूसरी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इन दोनों विस्कोसिटीज पे हम देखेंगे क्या, एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को अगर हम वेरी कराएं, तो डायनामिक विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम प्रेशर को वेरी कराएं तो फिर डायनामिक विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में रखना है, आपको ये चीज रखनी है। आप डायरेक्ट ये जो पूरा बाकी लिखा हुआ है, अगर आप इस सब को भूल भी गए, लेकिन आपको केवल ये वाली लाइन याद है, ये जो पूरा निचोड़ है, अगर ये आपको याद है, तो आप ये बाकी सारी चीजें खुद से बना लोगे। देखो ये क्या है, अच्छा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फिर से बेसिक पे जाते हैं, जहां पे हमने पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़े थे, इसीलिए मैंने वो चीजें पढ़ाई थी, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पिक्चर में आती रहती है, बहुत सारे बच्चों को वो चीज क्लियर नहीं होती है, ठीक है, कि क्या हो रहा है अंदर। अगर मैं बेसिक फंडामेंटल पे फिर से जाऊं, तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि अगर मैं किसी भी एक मैटर का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं, तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, मैं पार्टिकल्स को दे रहा हूं एनर्जी। मैं क्या दे रहा हूं, पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहा हूं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन करते रहते हैं, और लिक्विड्स और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, वो मूवमेंट में रहते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब मैंने उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, मतलब एनर्जी दी है सिस्टम को, क्या दी है, एनर्जी दी है। अब जब भी मैं किसी सिस्टम को एनर्जी दूंगा, तो वहां पे पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाएगा, और ज्यादा रैंडम, और ज्यादा फास्ट मोशन हो जाएगा। और जब मोशन फास्ट हो जाएगा, तो अपने आप कोहेसिव फोर्सेस, उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम। इसीलिए तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, तो कोहेसिव फोर्सेस कम होते रहते हैं, और बाद में सॉलिड, एक स्टेट के बाद सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड से फिर वो बाद में गैस बन जाती है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगे, घटेंगे। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस घटेंगे, ठीक है। ये इफेक्ट सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से सुनते रहो इस चीज को, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम को ट्रांसफर करना मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। मोमेंटम होता है मास टाइम वेलोसिटी। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, एनर्जी बढ़ा रहा हूं। एनर्जी बढ़ने से उनका मोशन ज्यादा फास्ट होगा, मोशन फास्ट होगा तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा। मोशन अगर फास्ट हुआ तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि अगर मैंने एनर्जी बढ़ाई है तो उनका मोशन तेज होगा, मोशन फास्ट होगा तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा। अब बस इस लाइन को ध्यान में रखना है और बाकी हम इस चीज को सॉल्व करते चले जाएंगे। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी का मेन रीजन क्या होता है, कौन चीज डोमिनेट करती है। लिक्विड के केस में कौन चीज डोमिनेट करती है, मेन रीजन क्या है, लिक्विड्स के केस में मेन रीजन होता है मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। ये चीज होती है लिक्विड्स के केस में, मेन रीजन होता है मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। और गैसेस के केस में मेन रीजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस घटते हैं और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ता है। अब अगर मैं लिक्विड्स की बात करता हूं, तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी का मेन रीजन होता है ये वाला पोर्शन। और ये जो चीज है टेम्परेचर को बढ़ाने पे ये चीज घट रही है, तो अपने आप दिख जाएगा यहां से कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या करेगी, घटेगी कि ये बढ़ेगी,
भाई विस्कोसिटी का मेन रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। अब टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस घटे, तो अपने आप पता है कि विस्कोसिटी क्या घट जाएगी? विस्कोसिटी घट जाएगी लिक्विड्स की, विस्कोसिटी घट जाएगी लिक्विड्स की अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम इफेक्ट देख रहे हैं दोनों पे, इफेक्ट देख रहे हैं दोनों पे, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो होती है दो चीज का रेशियो, एक है डायनामिक विस्कोसिटी और दूसरा है डेंसिटी। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ा के म्यू तो घट गया, टेम्परेचर बढ़ा के म्यू तो घट गया। अब टेम्परेचर बढ़ा के डेंसिटी भी घटती है। टेम्परेचर बढ़ा के किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्यों? सेम रीजन, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। अब देखो ये दोनों चीजें घट रही हैं, दोनों चीजें घट रही हैं, तो जब दोनों चीजें घट रही हैं तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दोनों चीजों के घटने का असर क्या होगा। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो भी घटती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, दोनों का कुमुलेटिव इफेक्ट, दोनों का जो इफेक्ट है, दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या है? विस्कोसिटी घटेगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी घटेगी। तो अगर मैं एक चीज में इसको समराइज करना चाहूं तो मैं बोलूंगा in case of liquids, if the temperature is increased, then both the dynamic viscosity and the kinematic viscosity will decrease। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, वेरी गुड। अब बात करता हूं मैं गैसेस की। अब मैं क्या बात करता हूं? गैसेस की। गैसेस की मैं बात करता हूं तो गैसेस के केस में क्या हो रहा है? गैसेस के केस में क्या हो रहा है? गैसेस के केस में मेन रीजन क्या है विस्कोसिटी का? गैसेस के केस में विस्कोसिटी का मेन रीजन है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मैंने बताया था बहुत अच्छे से। ठीक है, अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ता है, ये बढ़ता है। तो अगर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर अगर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या करने वाली है? इंक्रीज करने वाली है। डायनामिक विस्कोसिटी क्या करने वाली है? इंक्रीज करने वाली है। क्यों इंक्रीज करने वाली? क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की मैं बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि यार म्यू तो बढ़ रहा है, ये चीज तो बढ़ रही है, ये चीज तो हमने यहां पे देख ली, चीज बढ़ रही, और डेंसिटी जो है वो घटेगी। ऑब्वियस है, डेंसिटी घटेगी। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा तो फिर डेंसिटी घटी, तो ये चीज घट रही है। अब देखो, ऊपर वाली चीज बढ़ रही है और जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो वो चीज घट रही है, तो ये तो फिर और बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो म्यू होता है, वो उसके बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बढ़ने का रेट, मैं यहाँ पे 2 एरो लगा रहा हूं, उसके बढ़ने का रेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस के केस में विस्कोसिटी बढ़ती है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को समराइज करना चाहूं तो मैं बोलूंगा इन केस ऑफ गैसेस, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस, then both the dynamic and the kinematic viscosity will increase, but rate of increase of kinematic viscosity will be higher than rate of increase of dynamic viscosity। इसके बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। क्या करते हैं? इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। ठीक है, अच्छा देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी बात करते हैं, वही जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लगाया था। जैसे यहां पे ये एक लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है, यहां पे भी हम इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस पे प्रेशर के चेंज होने का कोई असर नहीं पड़ता। अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उन पे प्रेशर के चेंज होने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूलर जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, उन पे प्रेशर के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये डोमिनेट करता है किसमें?
लिक्विड्स में, तो उसकी कहानी यहां पे देखेंगे। दूसरा, अब जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूलर जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है उस पे भी मैंने लिखा हुआ है कि कोई चेंज नहीं, उस पे मैंने लिखा हुआ है कि कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब ये चेंज कैसे नहीं? अच्छा, मॉलिक्यूलर जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूलर जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो मेनली डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे। किस पे? वेलोसिटी पे। अब जो ये वेलोसिटी है ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3pv बाई एम। क्या होता है? अंडर रूट 3pv बाई एम। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3pv बाई एम, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट किसी भी गैस का, ठीक है, किसी भी गैस का, ठीक है। अंडर रूट, ये गैसेस के लिए, ठीक है, गैसेस के लिए, गैसेस के लिए 3pv बाई एम। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो देखो, प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो सब बोलेंगे कि सर VRMS वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर को अगर मैंने बढ़ाया तो साथ ही साथ मेरी यहाँ पे वॉल्यूम भी घट रहा है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो यहाँ पे ये वॉल्यूम भी घट रहा है, तो इसका जो नेट इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। प्रेशर बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम घट जाता है, तो इसका नेट इफेक्ट इस पे कुछ नहीं आता है। तो ये वेलोसिटी पे, जो ये वेलोसिटी है, मोमेंटम की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है जो मोमेंटम में कंसीडर कर रहे हैं, उस पे नेट इफेक्ट हो जाता है नील। नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? नील। इसलिए मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर में कोई चेंज नहीं आता। इसमें समझ में आगे बात? कोई चेंज नहीं आता। अब देख लेते हैं आगे की कहानी। लिक्विड्स के केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, लिक्विड्स के केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, न्यू पे, न्यू पे, न्यू होता है, न्यू होता है म्यू बाई रो, न्यू होता है, न्यू होता है म्यू बाई रो। अच्छा, लिक्विड्स के केस में म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैंने देख लिया। अब जो डेंसिटी है, लिक्विड्स को हम जनरली इनकंप्रेसिबल मानते हैं। लिक्विड्स को हम जनरली क्या मानते हैं? इनकंप्रेसिबल। अब लिक्विड्स को जो हम इनकंप्रेसिबल मानते हैं वो मानने का रीजन ये है कि अब मुझे जो हमने बल्क मॉडुलस पढ़ा था उससे हम आगे देखते हैं, उससे हम आगे देखते हैं कि यार लिक्विड में मुझे 1% वॉल्यूम चेंज करने के लिए लगभग 200 से 300 एटीएम का प्रेशर चाहिए होता है। प्रेशर में चेंज चाहिए 200 से 300 एटीएम या 200 से 300 बार का प्रेशर। अभी हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, जितना ये हमारे पास है। 200 से 300 बार प्रेशर बहुत हाई प्रेशर होता है। 200 से 300 बार प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है। जनरली हमारे फ्लूइड्स इस प्रेशर रेंज में काम नहीं करते हैं, जनरली इसमें काम नहीं करते हमारे फ्लूइड्स, ठीक है। तो 1% वॉल्यूम चेंज करने के लिए अगर मुझे इतना ह्यूज प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो फिर हम ये मान लेंगे ना कि हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। क्योंकि अगर जब तक लगभग 5% से ऊपर चेंजेस नहीं आते हैं तब तक हम फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इनकंप्रेसिबल ही बोलते हैं। तो अगर मुझे इतना हाई रिक्वायरमेंट है, इतने हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है जिसमें जनरली हम वर्क करते ही नहीं है, तो मैं फ्लूइड्स को क्या मान लूंगा? अपना इनकंप्रेसिबल मान लूंगा। इसलिए लिक्विड्स को हम क्या मान लेते हैं? इनकंप्रेसिबल। वहीं गैसेस के केस में अगर हम एक बार का भी प्रेशर चेंज कर दें तब भी हमारा वॉल्यूम में अच्छा खासा चेंज आ जाता है, तो हम गैसेस को मानते हैं कंप्रेसिबल। लेकिन लिक्विड्स में हम अपनी थ्रू आउट अपनी स्टडी में हम उसको क्या मानेंगे? इनकंप्रेसिबल। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि 1% भी वॉल्यूम चेंज करने के लिए हमें ह्यूज प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, वेरी ह्यूज प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें समझ में आई बात? तो यहाँ पे म्यू में भी कोई चेंज नहीं आया, रो में भी कोई चेंज नहीं आया, तो हमारा यहाँ पे म्यू में कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, नो चेंज। यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज, कोई इसमें चेंज नहीं आया, अच्छा, अब गैसेस की बात करते हैं। अब गैसेस की बात मैंने बोला, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो म्यू, गैसेस का म्यू किस पे डिपेंड करता है? गैसेस का म्यू करता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पे डिपेंड। और मैंने समझा दिया, सबको बहुत अच्छे से समझा दिया कि VRMS जो है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, मोमेंटम में यूज होने वाली जो वेलोसिटी है वो होती है √3pv बाई एम। और यहाँ पे प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ वॉल्यूम घट जाता है, तो नेट इफेक्ट नील हो जाता है, तो इस पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हमारा गैसेस के केस में भी विस्कोसिटी पे प्रेशर का कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी हो गया नो चेंज, ये भी क्या हो गया? नो चेंज हो गया, ठीक है।
अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दो चीज का रेशियो है, म्यू बाई रो का। अब गैसेस के केस में म्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, म्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने यहां देख लिया प्रेशर का म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डेंसिटी क्या करेगी, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, ये सब मैं इंक्रीज दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर डिक्रीज करेंगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, उल्टी हो जाएंगी। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। यार प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना, और वॉल्यूम घटा तो फिर डेंसिटी तो फिर बढ़ी ना। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गया म्यू, कोई फर्क नहीं, और इस पे ये बढ़ गया, तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं और डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या कर जाएगी, ओवरऑल जो न्यू है वो घट जाएगा। क्या कर जाएगा, ये घट जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंसेप्ट भी है, बहुत चीजें भी हैं। इस एक टॉपिक से जो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, फॉर्मूला, यूनिट का कन्वर्जन, फिजिकल मीनिंग, और ये ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे आप इस चीज को खुद बना सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका इफेक्ट आप खुद देख सकते हैं। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। फिर हम अपने आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं अब